नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की शुरुआत कर लेते हैं आज से हम। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही है सफलता का राज। सफलता का राज क्या है? निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम रिवीजन करने की कोशिश करते हैं, उनके विद सॉल्यूशन के साथ, ताकि आपको परीक्षा में अधिक से अधिक स्कोर प्राप्त हो। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो, या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो, या कोई अदर कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? तो आपको बताना है अपभ्रंश भाषा में लिखित राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो रामायण आपको पता ही है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ना कि अपभ्रंश भाषा में। और किसके द्वारा रचित है? ये वाल्मीकि जी द्वारा रचित है। रामचंद्रिका की बात करें तो आपको पता ही है, केशव दास जी द्वारा रचित ये रचना है, जो कि रीतिकाल की रचना है। और पूरे के पूरे रीतिकाल में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? पर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। उसके बाद बात करें महापुराण। महापुराण वैसे तो अपभ्रंश भाषा की रचना है, पुष्यदंत की। एक सेकंड में, पुष्यदंत जी द्वारा 10वीं शताब्दी के कवि रहे हैं पुष्यदंत जी, लेकिन ये रामचरित्र पर आधारित नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा पौंचरिव। पौंचरिव रचना है, ये स्वयंभू जी की रचना है। तो स्वयंभू जी की जो ये रचना है, स्वयंभू 8वीं शताब्दी के कवि रहे हैं। और ये जो रचना है ये राम के चरित्र पर आधारित है, जिसमें 5 कांड है, 5 कांड और 83 संधियां। ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपभ्रंश भाषा में इस प्रश्न से संबंधित हम कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें, तो अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र पौंचरिव है। मैंने आपको बताई है, राम के चरित्र पर आधारित रचना है ये। राम पौंचरिव ग्रंथ की रचना किसने की? स्वयंभू जी ने की। और स्वयंभू कौन सी शताब्दी के कवि है? 8वीं शताब्दी के कवि है, ये भी ध्यान रखना है। इनकी अन्य रचनाएं रिठनेमी चरिव, स्वयंभू छंद, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि या अपभ्रंश का कालिदास, भैणी ने कहा है अपभ्रंश का कालिदास, ये ध्यान रखना है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। वाल्मीकि क्यों कहा जाता है? मैंने आपको बताया ही था। रामायण की रचना जो है वाल्मीकि जी ने की, जो कि संस्कृत भाषा, सॉरी, रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना वाल्मीकि जी द्वारा की गई, जो कि संस्कृत भाषा का कवि रहा है। ये संस्कृत भाषा का कवि रहा है। इन्होंने अपभ्रंश भाषा में लिखी है, इसलिए इन्होंने अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। संस्कृत भाषा की प्रसिद्ध रचना है रामायण, तो ये आपको ध्यान रखना है। राम के चरित्र पर आधारित सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। और उसके बाद स्वयंभू के पौंचरियों को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया, ये आपको ध्यान रखना है। स्वयंभू का जो ग्रंथ है पौंचरिव, ये इनका एक अधूरा ग्रंथ रहा था, तो पूरा नहीं किया गया, अपूर्ण कह सकते हैं। तो अपूर्ण रहा था, इसको पूरा करने वाले इन्हीं के पुत्र जो है त्रिभुवन थे, उन्होंने इस ग्रंथ को पूरा किया। उसके बाद अन्य रचनाओं का आपने देख ही लिया। रामायण महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित है। रामचंद्रिका केशव दास जी की ब्रज भाषा में रचित रचना है। महापुराण का रचयिता पुष्यदंत। आगे बढ़ते हैं, पुष्यदंत या पुष्पदंत भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2। निम्न कहानी संग्रह कौन सा कहानी संग्रह अज्ञे का नहीं है? निम्न कहानी संग्रह में से जो कौन सा कहानी संग्रह जो है अज्ञे जी द्वारा रचित नहीं है, ये आपको बताना है। परंपरा, शरणार्थी, दिवाली या फिर अमर वल्लरी? तो ये इनमें से जो है आंसर हो जाएगा हमारा सी, दिवाली। परंपरा, शरणार्थी और अमर वल्लरी जो है ये अज्ञे जी द्वारा रचित है। बल्कि दिवाली जो कहानी संग्रह है वो अज्ञे जी का नहीं है, इसके द्वारा रचित है इलाचंद्र जोशी जी का। दिवाली और होली ये दोनों का कहानी संग्रह जो है इलाचंद्र जोशी जी द्वारा रचित है। और दोनों के दोनों साहित्यकार जो है मनोवैज्ञानिक
मनोवैज्ञानिक कार्य रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है। साथ में जो है जैनेंद्र जी का भी नाम आता है इनके साथ, तो पूछ लेते हैं इनमें से मनोवैज्ञानिक साहित्यकार कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो जैनेंद्र, अज्ञे जी और इलाचंद्र जोशी तीनों मनोवैज्ञानिक हैं। और उसके बाद परंपरा, शरणार्थी और अमर वलरी, ये कहानी संग्रह जो है अज्ञे जी के हैं। दिवाली और होली इलाचंद्र जोशी जी की है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है, इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है। इनमें से मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। जय भारत, विष्णुप्रिया, द्वापर या फिर मानसी। तो आंसर हो जाएगा हमारा मानसी, क्योंकि जय भारत, विष्णुप्रिया और द्वापर तीनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है, लेकिन मानसी जो रचना हो वो राम नरेश त्रिपाठी जी की हो। राम नरेश त्रिपाठी जी की। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसी जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त जी का नहीं है। और मानसी जो काव्य ग्रंथ है, ये इसके रचयिता कौन है, रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी के अन्य काव्य ग्रंथ मिलन 1918, प्रकाशन वर्ष ध्यान रखना है, पथिक 1920, चौपन 1929 है। यानी कि मानसी, मिलन, पथिक, चौपन और जो है ये सभी रचनाएं रामनरेश त्रिपाठी जी की हैं। आगे बढ़ते हैं, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया काव्य ग्रंथ जो है मैथिली शरण गुप्त जी के हैं। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा साकेत महाकाव्य भी लिखा गया और अन्य काफी सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी। माना जाता है 19 जो है इन्होंने खंड काव्यों की रचना की है, 2 इन्होंने महाकाव्यों की रचना की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 4। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है। 11 वर्ष का समय नामक जो कहानी है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखी गई। रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध कहानी है ये 11 वर्ष का समय। कुछ और अन्य तथ्य हम रिवाइज कर लेते हैं इससे संबंधित। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा 11 वर्ष का समय कहानी लिखी गई। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से 11 वर्ष समय कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। अगर ये पूछ लिया जाए 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी किसने माना है, तो लक्ष्मी नारायण लाल जी द्वारा माना गया है। जबकि नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, पूस की रात, दो बैलों की कथा आदि प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां हैं। ये भी कहानियां इनकी याद रखनी है आपको। सुख में जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ये मात्र 3 कहानियां लिखकर कहानी के क्षेत्र में चंद्रधर शर्मा गुलेरी काफी प्रसिद्ध हुए हैं। 1911 में इन्होंने सुख में जीवन लिखा, बुद्धू का कांटा का समय 1914 और उसने कहा था 1915। और उसने कहा था कहानी इनकी सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। इन कहानियों में से पूछ लिया जाए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, तो उसने कहा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पॉइंट। कल्लोल, गल्प मंदिर, मणिमाला कहानी के लेखक विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कल्लोल, गल्प मंदिर काफी बार पूछी जाती है और मणिमाला ये कहानियां विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 5। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ, तो देवकीनंदन खत्री जी द्वारा जो उपन्यास है अनूठी बेगम, इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा ये आपको बताना है। 1905, 1906, 1902 या 1908। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 1905। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम प्रकाशित हुआ 1905 में। और एक बात और ध्यान रखनी है, आजकल परीक्षाओं में जो मुख्य मुख्य रचनाएं हैं, मुख्य मुख्य रचनाएं जितनी भी हैं उनके प्रकाशन वर्ष भी पूछे जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। इस रचना का प्रकाशन वर्ष क्या रहा। मुख्य रचनाओं का प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखना है। देवकीनंदन खत्री का प्रमुख उपन्यास है अनूठी बेगम, इसका प्रकाशन वर्ष 1905। इनकी और अन्य प्रमुख उपन्यास कौन से हैं, इनके और अन्य प्रमुख उपन्यास हम देखें तो चंद्रकांता 1888, ये भी काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्योंकि इस उपन्यास को पढ़ने के लिए जो है
अहिंदी भाषी लोगों ने हिंदी सीखी थी। हिंदी सीख ली। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अहिंदी भाषी यानी कि जो हिंदी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उन व्यक्तियों ने भी इस उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी थी। अर्थात विदेशों में भी ये काफी जो है इस उपन्यास ने काफी प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो ये देवकीनंदन खत्री जी द्वारा रचित है। और तिलिस्मी और अय्यारी संबंधी उपन्यास लिखे थे उन्होंने, अय्यारी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तिलिस्मी उपन्यासों के दो तिलिस्मी उपन्यास के लेखक जो है प्रसिद्ध जो हुए हैं वो वे कौन है? गोपाल। चलो, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देवकीनंदन खत्री अय्यारी किस्म के उपन्यासों के लिए काफी प्रसिद्ध हुए हैं। सॉरी भाई, माफी चाहूंगी इसके लिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल रह गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अय्यारी और तिलिस्मी ये इन उपन्यासों के जनक कौन है? ये है देवकीनंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री जिन्हें हम जो है जादू टोना संबंधी जिन रचनाओं में बात की जाती है उन रचनाओं को कहते हैं तिलिस्मी और अय्यारी। इससे आप याद रखते सकते हो जादू टोना संबंधी जो है चीजें आपको देखने को मिलेगी इनमें। लेकिन जासूसी एक है हमारा जासूसी उपन्यासकार। जासूसी जासूसी उपन्यास किसके प्रवर्तक कौन है? तो नाम आता है गोपाल चंद्र। एक सेकंड। जासूसी उपन्यासों के जनक। एक सेकंड, नाम ध्यान आ रहा है भाई उसका। गहमरी। गहमरी से नाम ध्यान नहीं आ रहा। गहमरी। गोपाल चंद्र या गोपाल राम कुछ इसी प्रकार से स्टार्टिंग में है। गोपाल गोपाल चंद्र है, पता नहीं राम है भैया, आप देख सकते हो। तो गोपाल गहमरी जी द्वारा जो है जासूसी प्रकार के उपन्यास लिखे गए। तिलिस्मी और अय्यारी नामक जो है देवकीनंदन खत्री लिखे गए। और अन्य जो सॉल्यूशन में होंगे तो हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता संति भाग 14 जो है 1896, भाग 24 वही चंद्रकांता संस्कृति भाग 24 1896, नरेंद्र मोहनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, गुप्त गोदना गुप्त है भैया गुप्त गोदना नामक जो है 1913, भूतनाथ इनका काफी प्रसिद्ध उपन्यास हुआ है, इम्पोर्टेंट उपन्यास। तो ये जो है 1907 की रचना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो गोपाल राम गहमरी ऐसे भैया भी याद आ गए। गोपाल कई बार माइंड से स्किप हो जाती है चीजें। गहमरी गोपाल राम गहमरी जो है जासूसी टाइप के उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं, जासूसी उपन्यासकार। ये आपको ध्यान रखना है। और देवकी नंदन खत्री का तो आपको पता ही है, ये है तिलिस्मी और अय्यारी टाइप के उपन्यासों के प्रवर्तक। इनको आपको ध्यान रखना है। काफी समय में माइंड में आया है नाम, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो तरुण के शौपन शीर्षक कीर्ति किस प्रकार की गद्य विधा है? तरुण के शौपन नामक जो कीर्ति है वो किस प्रकार की गद्य विधा है? कहानी है, आत्मकथा है, जीवनी है या फिर उपन्यास है? तो आपको भाई एक बात और कहना चाहूंगी, वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज वीडियो को आप लाइक किया करो और साथ में कमेंट भी करके अवश्य बताया करो। तो देखते हैं
आत्मकथा संबंधी रचना है ये। तरुण के शवपन किसकी आत्मकथा है, किसके द्वारा रचित है, ये सभी तथ्य भी देख लेते हैं। तरुण के शवपन शीर्षक कीर्ति आत्मकथा एक गद्य विधा है। आत्मकथा संबंधी रचना है तरुण के शवपन, जो कि सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है ये। इसके द्वारा रचित अन्य कीर्ति कौन सी है, द इंडियन स्ट्रगल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जीके में प्रश्न ये पूछा जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस की रचना इंडियन स्ट्रगल। आगे बढ़ते हैं, भाट भाषा किसे कहते हैं। भाट भाषा किसे कहा जाता है, राजस्थानी, पहाड़ी, छत्तीसगढ़ी या डिंगल। तो आपको ध्यान रखना है, डिंगल को जो है भाट भाषा कहा जाता है। तो इससे संबंधित कुछ और अन्य तथ्य हम देखें। भाट भाषा डिंगल भाषा को कहते हैं, ये ध्यान रखना है। और डिंगल भाषा जो है राजस्थान प्लस अपभ्रंश से मिलकर बनी है, जबकि पिंगल जो भाषा है वो ब्रज भाषा प्लस अपभ्रंश से मिलकर बनी है। डिंगल यानी कि राजस्थानी प्लस अपभ्रंश, उसके बाद पिंगल की बात करें तो ब्रज भाषा प्लस अपभ्रंश। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। इनमें से कौन सी पत्रिका है जिसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। भारतेंदु, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप या बाणभट्ट, सॉरी भाई ब्राह्मण। बालकृष्ण भट्ट बोल रही थी मैं, तो कवि वचन सुधा आंसर हो जाएगा हमारा, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। कवि वचन सुधा का प्रकाशन की बात करें तो 1868 है भाई। तो देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। कवि वचन सुधा 1868 पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा संपादित की गई। तो ये ध्यान रखना, 1868। इनकी दो अन्य पत्रिकाएं भी निकली, हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसे बाद में जो नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया था। 1873 इसका प्रकाशन वर्ष है। बाला बोधनी जो है 1874, जो कि बाला बोधनी जो है जिसमें नारी संबंधी जो है समस्याओं को इसमें दर्शाया गया है। तो ध्यान रखना है, ये मात्र ये 3 पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा निकाली गई, तीनों काफी प्रसिद्ध हुए हैं। तो भारतेंदु नाम से पत्रिका जो है 1884 में राधाचरण गोस्वामी जी द्वारा निकाली गई, संपादित की गई। और हिंदी प्रदीप जो 1877 में बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा संपादित की गई। ब्राह्मण नामक पत्रिका 1882 में प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा संपादित की गई। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 9। ठलवा कलम निबंध संग्रह के लेखक कौन है। ठलवा कलम नामक निबंध संग्रह जो है किसके द्वारा लिखा गया। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गुलाब राय, बेचैन शर्मा उग्र या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आंसर हो जाएगा हमारा गुलाब राय। ठलवा कल्ब नामक निबंध संग्रह गुलाब राय जी द्वारा रचित है। ठलवा कलम निबंध संग्रह के लेखक गुलाब राय है। इनके अन्य निबंध है मेरी असफलताएं, फिर निराशा क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापिताचार्य आदि जो है ये गुलाब राय जी की रचनाएं हैं। पंचपात्र पद्मलाल पन्नालाल बख्शी की है। गंगा का बेटा पांडे बच्चन शर्मा उग्र जी का है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है। इनमें से लहरों का राजहंस, कोणार्क या फिर अंधा युग, अंधा कुआ युग में भी अंधा युग। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, काफी प्रसिद्ध नाटक है। डॉक्टर, ये सभी नाटक किसके द्वारा रचित है और मोहन राकेश का इनमें से कौन सा नाटक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा लहरों का राजहंस। मोहन राकेश का काफी प्रसिद्ध नाटक है लहरों का राजहंस। इसके अलावा और अन्य जो ये यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं इनको भी हम देखते हैं। लहरों का राजहंस नाटक जो है मोहन राकेश का है। इस नाटक में प्रमुख पात्र जो है सुंदरी और अलका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लहरों के राजहंस में प्रमुख पात्र सुंदरी और अलका है।
मोहन राकेश द्वारा और अन्य नाटक की बात करें तो आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 1969 और पैर तले की जमीन जो है इनकी और अन्य नाटक रचनाएं हैं। लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन, ये मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक हैं। लेकिन कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर जी का है। अंधा कुआं नामक जो है लक्ष्मी नारायण लाल जी द्वारा रचित है और डॉक्टर जो है विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित नाटक है। एक है हमारा युग। अंधा युग नामक जो रचना है वो किसके द्वारा रचित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आई ए रिचर्ड्स का नहीं है। आई ए रिचर्ड्स का इनमें से कौन सा ग्रंथ नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, या फिर फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, या फिर पोइट्री का। तो इनमें से जो है पोइटिका जो है ये रिचर्ड्स की रचना नहीं है और अन्य तीनों रचनाएं जो है रिचर्ड्स जी की है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पोइटिका जो रचना है ये रिचर्ड्स की नहीं बल्कि अरस्तु जी की है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, या फिर फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, ये सभी रचनाएं आई ए रिचर्ड्स की हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। वक्रोक्ति जीवतम के लेखक कौन है। वक्रोक्ति जीवतम नामक जो रचना है किसके द्वारा रचित है, तो ये आपको बताना है। एक सेकंड। आचार्य भामा या वामन, आचार्य कुंतक या मम्मट, इनके वक्रोक्ति जीवतम नामक जो रचना है इसके लेखक कुंतक जी है। कुंतक ही वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वक्रोक्ति जीवतम के लेखक कुंतक है। आचार्य भामा ने लिखा काव्य अलंकार। उसके बाद वामन ने लिखा काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है भाई, सूत्रवृत्ति। उसके बाद आचार्य मम्मट ने लिखा काव्य प्रकाश। तो ये सभी ग्रंथ भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है। रिपब्लिक नामक जो ग्रंथ है वो लिखा है प्लेटो जी ने। आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक प्लेटो है। इनकी अन्य रचनाएं इयोन काफी इंपॉर्टेंट रचना है, ये इनकी ध्यान रखना है। और क्रातिलुस, फेद्रिस लोज आदि जो है इनकी और अन्य रचनाएं हैं। अरस्तु की पेरिपोइटिकेश, लोंगजाइस्की पेरीहोस्पुस, ये इस प्रकार से इन्होंने ग्रंथ लिखे। पाश्चात्य लेखक रहे हैं तो इनकी रचनाओं को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है। प्रेमचंद, जैनेन्द्र, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा। त्यागपत्र नामक जो उपन्यास है उसके लेखक जैनेन्द्र जी हैं, जो कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार रहे हैं। त्यागपत्र उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1937। उपन्यासकार रहे हैं जैनेन्द्र जी। इनके अन्य जो जैनेन्द्र जी के अन्य उपन्यास है उनमें शामिल है परख, सुनीता, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत और जयवर्धन। ये सभी इम्पोर्टेंट है। जैनेन्द्र जी के जितने भी यहाँ पर मैंने उपन्यास दिए हैं सभी वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है। इनके सभी याद रखने हैं। इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार याद रख सकते हो तो और भी सही है, लेकिन सुनीता का तो प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखना है 1935, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। एक जयवर्धन का भी ध्यान रखना है भाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कैमास वध किस लेखक के प्रमुख घटना है। कैमास वध नामक जो ग्रंथ है वो कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है, ये पूछा हुआ है ना कि लेखक की। तो देखते हैं बिसल देव रासो की, परमाल रासो की, या फिर पृथ्वीराज रासो की, या खुमान रासो की। कैमास वध जो है इनमें से जो है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की प्रमुख घटना मानी गई है कैमास वध। और इसमें पूछा जाता है पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज
रासो ग्रंथ में जो है कितने सर्ग हैं? सर्गों की संख्या 69, 69। और जो है अगर ये पूछ लिया जाए इनमें सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है? सबसे बड़ा सर्ग तो कनवज युद्ध माना गया है। कनवज युद्ध, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कैमास वध जो है इस ग्रंथ की प्रमुख घटना है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कैमास वध पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की प्रमुख घटना है और कनौज युद्ध इनका सबसे बड़ा सर्ग का नाम है। तो ये दोनों नाम एक जैसे है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? चंद बरदाई। चंद बरदाई जो है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक है। और इस ग्रंथ को, ये भी जो है इनका अपूर्ण ग्रंथ रहा था, अधूरा रह गया था। और किसने पूरा किया? पूरा किया इनके पुत्र, चंद बरदाई के पुत्र चलहन ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने ये जो है सुझाया था? ये सुझाव कि आर्य परिवार की भाषा का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर किया जाए, ये सबसे पहले किस विद्वान ने ये सुझाव सुझाया था? तो अस्कोली, वान बेल्ट के, या फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, या फिर गिलक्राइस्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा अस्कोली। तो आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले अस्कोली नामक विद्वान ने सुझाया था। अस्कोली महोदय ने लगभग 100 की संख्या के आधार पर शतम, लगभग नहीं भाई, के 100 एक्यूरेसी के हिसाब से, अस्कोली महोदय ने जो 100 की संख्या के आधार पर सतम और केटुम नामक भरोपीय परिवार 2 भागों में विभाजित किया। तो ये कई बार पॉइंट ये पूछा जाता है कि भरोपीय परिवार का 2 भागों में किस आधार पर किया, कि किसकी संख्या के आधार पर। तो आपको ध्यान रखना, अस्कोली महोदय ने 100 की संख्या के आधार पर सतम और केतुम 2 भरोपीय परिवार को 2 भागों में बांटा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18, रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक कौन है? रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण नामक ग्रंथ इसका है गुलाब राय का, या आनंद प्रकाश दीक्षित का, या रामचंद्र तिवारी का, या निर्मला जैन का। तो आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर आनंद प्रसाद दीक्षित का। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के रचनाकार आनंद प्रकाश दीक्षित है। गुलाब राय जी द्वारा नवरस लिखा गया। निर्मल वर्मा जैन द्वारा रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र लिखा गया। रामानंद तिवारी जी द्वारा पिंजर प्रेम प्रकाशिया नामक ग्रंथ लिखा गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार्य का ग्रंथ है? वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का, हेमचंद्र का, या फिर पंडित जगन्नाथ का, या फिर जो है आचार्य कुंतक का। तो ये कथन है, ये जो पंक्ति कही है आचार्य विश्वनाथ ने। वाक्यम रसात्मक काव्यम का कथन विश्वनाथ जी का है। इसके प्रमुख ग्रंथ है साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी के, प्रभावती परिणय जो कि इनकी नाटिका है, राघव विलास इनका महाकाव्य है। विश्वनाथ जी के ये सभी ग्रंथ आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें साहित्य दर्पण जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके अलावा जगन्नाथ दास ने कहा, रमणीयतार्थ प्रतिपाद्य शब्द काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपाद्य शब्द काव्यम पंक्ति के रचयिता पंडित जगन्नाथ जी हैं। वक्रोक्ति काव्य जीवितम के रचनाकार जो इन पंक्तियों के रचयिता कुंतक जी हैं। अदोषो शैगुणो शैलंकारो च शब्दार्थी काव्यम, ये पंक्ति जो है हेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 20, जहाँ पहला वाक्य उपमेय और दूसरा वाक्य उपमान तथा उसके साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जैसे कि
पंगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत जोक मधुप जा राजपद पाए के भीख के मांगत लोग। यानी कि यहाँ सीधा सीधा ये पूछ लिया गया है इन पंक्तियों में जो है कौन सा अलंकार है जहाँ पहला वाक्य उपमेय और दूसरा वाक्य उपमान है, उनके साधारण में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो रहा है। तो इनमें हमारा कौन सा, इन पंक्तियों में हमें कौन सा अलंकार देखने को मिल रहा है? तो आंसर हो जाएगा हमारा दृष्टांत। क्योंकि जहाँ पहला वाक्य, यहाँ आप समझ सकते हो, जहाँ पहला वाक्य उपमेय और दूसरा वाक्य उपमान तथा उसके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे पंगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत हो, ये पंक्ति भी जो है मधुप राजपद पाए के भीख के मांगत लोग, ये पंक्ति जो है मतीराम जी की है। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हुए हैं मतीराम। इन पंक्तियों में दृष्टांत अलंकार देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 21, पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र, रिचर्ड्स या डॉक्टर नगेंद्र या बाबू गुलाब राय? तो सही आंसर क्या होगा हमारा इस प्रश्न का? एक सेकेंड भाई। पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद नामक पुस्तक के लेखक है भगीरथ मिश्र जी। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक नामक ग्रंथ के लेखक भगीरथ मिश्र जी हैं। रिचर्ड्स जी द्वारा लिखी गई साइंस एंड पोएट्री, ये ध्यान रखनी है आपको। डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा लिखा गया रस सिद्धांत, गुलाब राय जी द्वारा लिखा गया सिद्धांत और अध्ययन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न कहानीकारों में किसकी कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं? इंस्टॉलमेंट में संग्रहित जिनकी कहानियां हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा भगवती चरण वर्मा। कहानीकार भगवती चरण वर्मा की कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं। इनकी अन्य कहानियां दो बांके 1936, मुगलों ने सल्तनत बकस्ती, मोर्चाबंदी आदि जो है इनकी कहानियां है। निराला जी की कहानी लिली, सखी, सुकुल की बीबी, चतुरी चमार आदि कहानियां हैं। आगे बढ़ती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 23, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य किस आचार्य का कथन है? अभी हमने देखा था रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, ये कथन जो है किसके द्वारा रचित है ये आपको बताना है। पंडित जगन्नाथ जी का है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य जगन्नाथ जी का कथन है। भामा जी का कथन है शब्दार्थों सहित काव्यम, शब्दों से अर्थ के सहित से ही काव्य बनता है। आचार्य विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मक काव्यम ये बताया है। शब्दार्थों सहितो वर्ग, ये यहाँ पर वैकुंठक यहाँ हमारा आना था, या फिर पहले लगाते इसको। कुंतक जी द्वारा कहा गया है शब्दार्थों सहितो वक्र कवि वाद शालिनी, तो ये कहा है कुंतक जी ने। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 24, कविता करना अनंत पुण्य का फल है, इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का है? तो ये आपको बताना है। कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है, ये कहा है स्कंदगुप्त नाटक में। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक की ये पंक्तियां है। स्कंदगुप्त नाटक में मात्रगुप्त द्वारा ये कथन कहा गया है। और वही ध्यान रखना है, स्कंद रचनाकार है स्कंदगुप्त नाटक के जयशंकर प्रसाद जी। प्रकाशन वर्ष स्कंदगुप्त का 1928, विधा है ये नाटक। पात्र है स्कंदगुप्त के, मुख्य पात्र देखते हैं। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंद गुप्त, प्रणयदत्त इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप मात्रगुप्त भी ध्यान रख सकते हो, सरवना भी। उसके अलावा धातुसेन, जिनको कुमारदास के नाम से भी जाना जाता है, भट्टार, पृथ्वीसेन और जो गई देवसेना, उसके बाद रामा और मालिनी। ये काफी बार जो है परीक्षा में ये
पृथ्वी सेन भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इनके सभी पात्रों को एक बार आपको पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें स्कंदगुप्त नाटक के से संबंधित। तो इस नाटक में 5 अंक हैं तथा अध्यायों की योजना दृश्यों पर आधारित है। प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ अंक में 7 और तृतीय में 5 अंक में 6 दृश्य हैं। इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भविष्य के लक्षण प्रकट होने लगे थे। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889, मृत्यु 1937, जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश, उपनाम झारखंडी या फिर कलाधर या खंडेराव के नाम से भी जाना गया है। उसके बाद गुरु का नाम मोहनीलाल। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक है सज्जन, काफी इंपोर्टेंट नाटक है इनका, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री। उसके अलावा विशाख दत्त, अजातशत्रु, फिर है जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928। इनके नाटकों को आपको इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार याद रखना है। सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय भी 1912, प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1915, उसके बाद विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927 और स्कंदगुप्त 1928। उसके बाद एक गुट इनका प्रथम एकांकी नाटक है। कई बार पूछा जाता है प्रथम एकांकी नाटक का नाम बताइए, तो एक गुट जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है 1930। जयशंकर प्रसाद ब्रजभाषा में कलाधर नाम से रचना करते थे। कलाधर नाम जो है उपनाम रहा इनका, और कलाधर नाम से रचना वे ब्रज भाषा में करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। छायावाद का ब्रह्मा प्रसाद को कहा जाता है। छायावाद का महेश जो है निराला जी को कहा जाता है। छायावाद का जो है विष्णु पंत जी को कहा जाता है। उसके बाद जो है छायावाद की दुर्गा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इस प्रकार तथ्यों को आपको बार बार रिवाइज कर लेना है। मुकुटधर पांडे की बात करें तो मुकुटधर पांडे के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक रहे हैं कौन? जयशंकर प्रसाद जी। और सर्वमान्य तौर पर भी जो है जयशंकर प्रसाद को ही माना जाता है। छायावाद शैली का प्रथम काव्य संग्रह जो है झरना है मानी जाती है, जो कि 1918 में ऐसा माना जाता है। 1918 से ही छायावाद रचना करने की शुरुआत हुई। छायावाद जयशंकर प्रसाद 1909 में हिंदू पत्रिका का इन्होंने संपादन किया 1909 में, तो ये भी आपको ध्यान है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है भाई, देख लेते हैं। काफी टाइम हो गया प्रश्न को करते हुए, तो देखते हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि से चली, रीतिकाल का आरंभ इन्हीं से मानना चाहिए। किस साहित्यकार का कथन है? ये आप सभी को पता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का समय 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी संवत है, ईस्वी नहीं है, ये ध्यान रखना है। विक्रमी संवत यहाँ पे लिखा भी गया है, संवत 1700 से लेकर के 1900 तक माना। अगर ईस्वी की बात करोगे तो आप इसमें से 57 माइनस कर लोगे, ईस्वी में आ जाएगी आपकी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिका काव्य परंपरा का प्रवर्तक भी कहा है। चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति शब्द के व्यापक अर्थ को ग्रहण करते हुए उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल नाम दिया है। तो अगर पूछा जाए रीतिकाल जो है नाम किसके द्वारा दिया गया रीतिकाल को, तो शुक्ल जी द्वारा ही रीतिकाल का जो नाम रीतिकाल दिया गया, यानी कि उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्ति के आधार पर जो है
नामकरण किया है हिंदी साहित्य के सभी कालखंडों का। तो शुक्ल जी की यहाँ पर एक कथन भी दिया गया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इस युग की कविता में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की रही, अतः इस रस के विचार से हम इसे श्रृंगार काल भी कह सकते हैं। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब नामकरण दिए हिंदी साहित्य के कालखंडों का, इन्होंने जो है दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया है। एक सेकेंड, लिखा नहीं जा रहा थोड़ा सा। आई होप आप समझ रहे होंगे। दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वो अपनाते हुए एक तो अपना नाम ही दे दिया प्रवृत्ति के आधार पर। उस काल में जो भी विशेषताएं रही, जिस प्रकार का जो समय चल रहा था, जैसे भक्ति काल में भक्ति का, और रीति काल के अंतर्गत जो है चली आ रही परिपाटी के अनुसार रीति काल, इसी प्रकार से उन्होंने जो है आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। वीरता की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए रामचंद्र शुक्ल जी ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया है। एक नाम तो अपना दे दिया प्रवृत्ति के आधार पर, दूसरा और अन्य जो विद्वानों द्वारा दिए गए नाम को भी उन्होंने शुक्ल जी ने नकारा नहीं है, उनको भी उन्होंने कहा है कि श्रृंगार काल भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना है। विश्वनाथ के पश्चात किसको माना गया है? रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को, और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि को माना गया है। विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। कौन कौन सी? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। और अन्य रीतिकाल के नामकरण की बात करें तो एक तरफ नामकरण करता है, दूसरी तरफ रीतिकाल का नामकरण है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल कहा है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा है, गणपति चंद्रगुप्त ने अपकर्षक काल कहा है। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया है। इस प्रकार से जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो रीतिकाव्य कहा है। इस प्रकार से आपको हर एक टॉपिक, संपूर्ण टॉपिक की रिवीजन आपको इन प्रश्न उत्तरों के माध्यम से करने को मिल जाती है। तो ज्यादा हम इन पर बार बार रिवीजन करते हुए, ज्यादा इन पर ध्यान देते हुए इन सभी इम्पोर्टेंट तथ्यों की बार बार रिवीजन करेंगे और सभी प्रश्न उत्तरों को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अधिक से अधिक प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और काफी इस प्रैक्टिस सेट में और काफी सारे क्वेश्चन हमारे रहते हैं। लगभग 50% प्लस प्रश्नों को मैंने एक प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत रखने की कोशिश की है। लगभग की बात करें तो हम 60 या फिर जो है 50, 55 या 60, 50 और 60 के बीच प्रश्नों को हम एक प्रैक्टिस सेट में करेंगे। तो 2 पार्टों में हम कर लेंगे। अगर वीडियो ज्यादा लंबी हमें दिखाई दी तो अन्यथा एक ही बार कभी कभी हम जो है लंबी वीडियो करके एक प्रैक्टिस सेट को हम करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से हम जो है लगभग जो है जितने अधिक प्रैक्टिस सेट हो पाएंगे उतने हम करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आप फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगी, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।